नमस्कार दोस्तों। आज की ये जानकारी आप सभी ईपीएफ 95 पेंशन धारकों के लिए है, क्योंकि जिस खबर का आप पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, फैसले को लेकर आपकी आंखों की ओर टिकी हुई थी, जिस उम्मीद को लेकर आप लगातार अदालत में आवाज उठाते आ रहे थे, आखिरकार उस दिशा में एक बहुत बड़ा और उतार चढ़ाव सामने आया है। और इसी वजह से आज की इस पूरी जानकारी पर आपको ध्यान देना, दृढ़ता से और बिना छोड़े जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे पूरा नहीं सुना है तो हो सकता है कि आप अपनी ही पेंशन से जुड़ी सबसे अहम बात मिस कर दें। और दोस्तों, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी जानकारी सामने हो और आप अब भी भ्रम में रहें, इसलिए शुरुआत से अंत तक बनना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस बड़े अपडेट का जिसका सीधा संबंध आपकी पेंशन भुगतान से है। लंबे समय से ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की यही मांग चल रही है कि उन्हें पेंशन दी जाए। न्यूनतम पेंशन में पेंशन हो और सेवा अवधि और योगदान के आधार पर न्याय संगत पेंशन तय की जाए। इसी मांग को लेकर वर्षों से अदालतों में याचिकाएं जारी हो रही हैं। कई बार उम्मीद जगी, कई बार अंत मिली, लेकिन अब जो स्थिति शानदार दिख रही है वो पहले कहीं ज्यादा स्पष्ट और मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट में कांस्टेंट की बनाई गई भर्तियों के बाद आखिरकार ये बात साफ हो गई, ऐसा सामने आया है कि पेंशन धारकों के साथ केवल छुट्टी की तारीख या उम्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 2004 से पहले या बाद में कोई भी वापस हो गया हो, 2006 से पहले या बाद में, 2014 से पहले या बाद में, सभी ईपीएफ 95 धारक पेंशन समान अधिकार प्राप्त है। और यही बात है इस पूरे मामले की सबसे बड़ी संस्था। दोस्तों, यहाँ ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि पेंशन भीख नहीं है, ये आपके वर्षों का योगदान, आपकी मेहनत और आपकी सेवा का अधिकार है। और इसी अधिकार को लेकर कोर्ट ने भी स्पष्ट रुख अपनाया है। अब सवाल ये है कि आखिर इस फैसले के बाद पेंशन कैसे होगी, किसे किन किन पेंशन, और ये संपूर्ण सिस्टम किन किन पासपोर्ट या स्थानों में रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पेंशन को अलग अलग भागों में बांटा गया है ताकि हर पेंशन धारक को उसका योगदान और सेवा अवधि के अनुसार पेंशन मिल सके। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र पेंशन धारकों की ओर से 10 साल या उससे कम अवधि तक योगदान दिया जाता है। ऐसे पेंशन धारकों की संख्या भी कम नहीं है और अक्सर यही लोग सबसे ज्यादा असमंजस में रहते हैं कि उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा क्या। तो दोस्तों, वर्तमान में आवेदन पत्र सीलिंग और ग्रेडिंग के आधार पर यदि किसी व्यक्ति ने लगभग 10 साल का योगदान दिया है तो उसकी पेंशन सीमा एक निश्चित न्यूनतम स्तर तक तय की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि अब पेंशन पूरी तरह मनमाने ढंग से नहीं बल्कि एक तय फॉर्मूले के अनुसार दी जाएगी। इससे उन पेंशन धारकों को भी राहत मिलेगी जिन्हें अब तक बहुत कम पेंशन मिल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ग की ओर, जिसमें वे लोग आते हैं जिन्होंने 15 साल से लेकर 25 साल तक का योगदान दिया है। ये वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश पेंशन धारक इसी श्रेणी में आते हैं। इन लोगों के लिए पेंशन की गणना सेवा अवधि और निर्धारित सैलरी लिमिट के आधार पर की जाएगी। मतलब जितने ज्यादा साल आपने योगदान दिया है उतनी ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी। ये व्यवस्था इसलिए जरूरी है ताकि लंबे समय तक सेवा देने वालों को उसका उचित लाभ मिल सके। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने 15 साल का योगदान दिया है तो उसकी पेंशन एक स्तर पर होगी, 20 साल का योगदान देने पर उससे ज्यादा और 25 साल का योगदान देने पर उससे भी ज्यादा। यानी पेंशन अब सीढ़ीदार तरीके से बढ़ेगी, जिससे सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और न्याय संगत बनेगा। दोस्तों, अब तीसरे और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले वर्ग की बात करते हैं, जिसमें वे पेंशन धारक आते हैं जिन्होंने 25 से 30 साल या उससे ज्यादा की सेवा दी है। लंबे समय से इन पेंशन धारकों की ये मांग रही है कि उन्हें एक सम्मानजनक फिक्स पेंशन दी जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नौकरी और योगदान में लगाया है। और अब इस वर्ग के लिए भी राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि लंबे योगदान के आधार पर इन्हें अपेक्षाकृत ऊंची पेंशन देने का प्रावधान सामने आया है। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि सभी को एक समान अधिकतम पेंशन नहीं दी जाएगी, बल्कि जिन लोगों ने वास्तव में लंबे समय तक योगदान किया है वही इस उच्च पेंशन के दायरे में आएंगे। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस चौथे और अंतिम वर्ग की जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, यानी वे पेंशन धारक जिन्होंने उच्च पेंशन के विकल्प को चुना है, जिन्होंने अपने योगदान के समय ज्यादा पेंशन का ऑप्शन लिया था। ऐसे पेंशन धारकों के लिए गणना थोड़ी अलग तरीके से की जाएगी, क्योंकि यहाँ पेंशन सीधे तौर पर आपकी अंतिम सैलरी और कुल योगदान से जुड़ी होगी। मतलब आपकी सैलरी जितनी ज्यादा रही है आपकी पेंशन भी उसी अनुपात में तय होगी। और यही कारण है कि इस वर्ग में पेंशन की राशि काफी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया सरकार और संबंधित विभाग के अंतिम सर्कुलर और क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कोर्ट का रुख साफ है, दिशा स्पष्ट है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। और इसी वजह से अभी भी कई पेंशन धारकों के मन में ये सवाल है कि ये बढ़ी हुई पेंशन आखिर कब से मिलेगी। तो दोस्तों, फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जैसे ही आधिकारिक आदेश और सर्कुलर जारी होंगे उसी के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
लेकिन इतना जरूर है कि अब पेंशन धारकों की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहा, क्योंकि मामला सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुका है और वहां से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पेंशन धारकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसलिए आज की इस जानकारी का सार यही है कि आप धैर्य बनाए रखें, सही जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहों से दूर रहें और अपने सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड तैयार रखें, ताकि जब भी आगे कोई प्रक्रिया शुरू हो आप पीछे न रहें। और दोस्तों, अगर आप EPF 95 पेंशन धारक हैं तो ये समय जागरूक रहने का है, अपने अधिकारों को समझने का है और सही मंच पर अपनी बात रखने का है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का पूरा सम्मान जरूर मिलेगा। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम इस जानकारी को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही इस विषय पर कोई नया और पुख्ता अपडेट सामने आएगा, सबसे पहले आपको पूरी और साफ जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, अब जब हमने पेंशन बढ़ोतरी की संरचना, अलग अलग वर्गों और सेवा अवधि के आधार पर बनने वाली पेंशन को समझ लिया है, तो अब ये जानना भी उतना ही जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में एक आम EPF 95 पेंशन धारक को व्यावहारिक रूप से क्या करना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि फैसला आ जाने के बाद भी जानकारी की कमी के कारण कई लोग उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहली और अहम बात यह है कि आपको अपने पूरे सेवा काल से जुड़े दस्तावेजों की जांच अभी से शुरू कर देनी चाहिए, चाहे वो आपकी नियुक्ति की तारीख हो, PF खाते का स्टेटमेंट हो, योगदान की अवधि हो या फिर आपकी रिटायरमेंट से संबंधित कागजात, क्योंकि पेंशन की गणना इन्हीं तथ्यों के आधार पर की जाएगी और अगर किसी भी स्तर पर कोई गलती रह गई तो बाद में उसे सुधारने में समय और परेशानी दोनों बढ़ सकती हैं। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि बहुत से पेंशन धारकों के रिकॉर्ड में सेवा अवधि कम दिखाई जाती है, जबकि वास्तविकता में उन्होंने ज्यादा साल काम किया होता है। ऐसे मामलों में जरूरी है कि आप समय रहते अपने पुराने नियोक्ता, PF कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क करें और अपने रिकॉर्ड को सही करवाएं, क्योंकि बढ़ी हुई पेंशन का सीधा संबंध आपकी वास्तविक सेवा अवधि से है। दोस्तों, अब एक और सवाल जो लगातार सामने आ रहा है वो ये है कि क्या बढ़ी हुई पेंशन पिछली तारीख से मिलेगी या सिर्फ आगे से लागू होगी। तो दोस्तों, इस विषय पर अभी अंतिम और लिखित आदेश का इंतजार है, लेकिन इतना जरूर है कि अदालत के रुख को देखते हुए ये संभावना मजबूत मानी जा रही है कि पेंशन धारकों के हित में कोई न कोई राहत जरूर दी जाएगी। हालांकि कितनी अवधि का एरियर मिलेगा ये पूरी तरह अंतिम सर्कुलर और सरकारी निर्णय पर निर्भर करेगा। इसीलिए अभी किसी भी निश्चित तारीख या राशि पर भरोसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जो अक्सर ये सोचते हैं कि उनकी पेंशन बहुत कम है और अब कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है उससे ये साफ संकेत मिलता है कि अब हर पेंशन धारक की पेंशन को नए सिरे से देखने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि आज ये जानकारी हर पेंशन धारक तक पहुंचना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब थोड़ा सा हम सामाजिक पहलू की भी बात करते हैं, क्योंकि EPF 95 पेंशन धारक केवल आंकड़े नहीं हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, कंपनियों में कठिन परिस्थितियों में काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और अब बुढ़ापे में उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। और यही सोच अब धीरे धीरे नीतियों में भी दिखाई देने लगी है। दोस्तों, यही कारण है कि ये मुद्दा सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज जो पेंशन धारक है कल वही हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं और उनका सम्मान हमारे समाज का आईना है। दोस्तों, अब एक और बहुत ज़रूरी बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि आने वाले समय में अगर कोई भी आधिकारिक सूचना, फॉर्म या आवेदन प्रक्रिया सामने आती है तो उसे समय पर भरना और सही जानकारी देना अत्यंत आवश्यक होगा। कई बार देखा गया है, इस बारे में जानकारी कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी लें और बहुत ज़रूरी है।